हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सिटी के सबसे फेमस होटल बजाज होटल के सामने काफी सारे लोग खड़े होते हैं। वहाँ पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज कंट्री के सबसे बड़े और पावरफुल ग्रुप रंडानी ग्रुप का 30th एनिवर्सरी है। पता है, आज से 30 साल पहले जो रंडानी ग्रुप की एल्डेस्ट लेडी है ना, वो टपरी पे चाय पिया करती थी और आगे चल के वो टपरी वाला एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन बन गया। आज के टाइम पे वो हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन गया, द फेमस प्राइम मिनिस्टर गोदी जी। जितनी ग्रोथ गोदी जी ने दिखाई उतनी ही ग्रोथ रंडानी ग्रुप ने भी दिखाई। जब रंडानी ग्रुप का बच्चा भी रोता है ना, तो उसको चुप कराने के लिए पार्लियामेंट से 4 लोग आते हैं। आज इन लोगों की 30th एनिवर्सरी के अंदर इतने पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग आए होंगे ना, जिनसे मिलने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो कहते हैं ना कि चांद के ऊपर भी दाग होता है, ठीक उसी तरीके से द ग्रेट रंडानी फैमिली के ऊपर भी एक धब्बा है, जो कि है इनका सन इन लॉ हेनरी जोसेफ। सुनने में तो ये नाम ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होगा, लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट टाइम वर्कर है। इसी वजह से रंडानी फैमिली इसे कल्लू कालिया बोलती है। तभी वहाँ पे बजाज होटल के सामने एक लाल कलर की स्कूटी आकर रुकती है। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर हेनरी बोल रहा होता है पर्ची के हिसाब से यही एड्रेस होना चाहिए था। आज रंडानी ग्रुप के एनिवर्सरी के साथ में ही ओल्ड लेडी का बर्थडे भी है। देख के लग रहा है कि मैं यहाँ पे टाइम पे आ गया हूँ। तभी वहाँ पे हेनरी को बहुत सारी रेंटली और CMW कार घेर लेती है, जिसमें से उतरते हुए बंदे बोल रहे होते हैं साइड हो जाओ और हम लोग को आगे जाने दो। तभी हेनरी के सामने एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, तू ही है ना जिसको सभी लोग कल्लू कालिया बोलते हैं। हेनरी बोल रहा होता है, तो फिर तुम्हें मुझसे क्या करना है? देखो, अगर तुम मुझसे ये बोलने वाले हो ना कि मैं गाड़ी साइड कर लूं, तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं वो तो नहीं करने वाला। तभी वो बंदा झुकते हुए बोल रहा होता है, बॉस आखिर हम में से इतनी हिम्मत किसके अंदर है जो कि द ग्रेट हेनरी जोसेफ को साइड होने के लिए बोल दे? मैं तो आपके ऑर्डर किए हुए एंटी को लेके आया था। आपको पता है, एक शाक उगबर नाम के बंदे ने इसको खरीद लिया था और मेरे ला कहने के बावजूद भी वो मुझे ये देने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी मैंने उसको आपका दिया हुआ ब्लैंक चेक दिखा दिया। आपको पता है, वो इतना घबरा गया ना कि उसने हाथों हाथ इस एंटी को हमारे हवाले कर दिया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। हेनरी बोल रहा होता है, क्या तुमने अभी मुझे बॉस बोला? पीले बालों वाला बंदा बोल रहा होता है, हाँ बॉस, क्या मैंने कोई गलती कर दी है क्या? तभी हेनरी उसको मुक्का मारते हुए बोल रहा होता है, अगर मैं ये चीज गधे को बैठा था ना, तो अभी तक उसको भी याद हो गया होता। मैं द ग्रेट हेनरी जोसेफ सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए हूँ, इन लोगों के लिए हूँ कल्लू कालिया। मैंने तुम लोगों को ये लग्जरी कार ना मजे करने के लिए और टाइम पास करने के लिए दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी कार मेरे पास में लेके आने की? पब्लिकली तुम सभी के सामने मुझे बॉस बोल रहे हो, आखिर इसकी वजह से मेरे इमेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तभी वहाँ पे सभी झुकते हुए बोल रहे होते, बॉस हमें माफ कर दीजिए, ये गलती दोबारा नहीं होगी। हेनरी बोल रहा होता है, मेरी एक बात याद रखना, भले ही ये दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन रंडानी फैमिली को मेरी रियलिटी पता नहीं चलनी चाहिए। आगे हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। रंडानी फैमिली की ओल्ड लेडी जुन रंडानी बोल रही होती है, हमारी फैमिली को जाम सिटी के अंदर स्टैब्लिश हुए 30 साल हो चुके हैं। 30 साल पहले की एक फ्रेंडशिप ने हमारी रंडानी फैमिली को इतना बड़ा बना दिया और मुझे ये कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी डिसेंडेंट है वो काफी ज्यादा कमाल के हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग भी मेरी तरह अच्छे दोस्त बनाएंगे और फ्यूचर में काफी आगे जाएंगे। वहाँ अनाउंसर बोल रहा होता है, सामी ग्रुप के जनरल मैनेजर अपनी तरफ से गोल्ड का प्लेट लेके आए हैं। वहीं जो बाटा कंपनी के चेयरमैन है वो ओल्ड लेडी के लिए अपनी तरफ से सोने के जूते लेके आए हैं। पार्लियामेंट की तरफ से भी काफी सारे गिफ्ट्स आए हैं, लेकिन छोटे मोटे मिनिस्टर्स के गिफ्ट को हम गिनते नहीं है। आखिरी गिफ्ट है रंडानी फैमिली के सन इन लॉ हेनरी जोसेफ की तरफ से, जो कि यहाँ पे बहुत ही पुराना कटोरा लेके आए हैं। हेनरी के गिफ्ट के बारे में सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते, तो वही हेनरी है ना जो कि रंडानी फैमिली में 1 महीने पहले ही एंटर हुआ है। पता है, जो रंडानी फैमिली वाले हैं ना, वो इसके साथ में काफी ज्यादा मिसबिहेव करते हैं। जब ये शादी करके आया था तब तो इसे घर के अंदर भी एंटर नहीं करने दिया गया था और पता नहीं क्यों पर सभी लोग इसे कल्लू कालिया बुलाते हैं। वैसे अगर देखा है तो आज रंडानी फैमिली के लिए इतना बड़ा ओकेजन है और ये बेवकूफ यहाँ पे एक नॉर्मल सा कटोरा लेके आ गया। ऐसे सारे लोग कोई बेइज्जती नहीं करेगा तो क्या करेगा? पक्का सा जो यंग मिस कियारा रंडानी है उनका दिमाग खराब हो गया होगा, आखिर उन्होंने इस कचरे शादी क्यों कर ली? वही वहाँ पे सभी लोगों की बातों को सुनकर कियारा काफी रो रही होती है। कियारा बोल रही होती है, हेनरी तुम्हें अच्छा गिफ्ट खरीदने के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, आखिर तुमने उन पैसों का यूज करते हुए कुछ अच्छा क्यों नहीं खरीदा? हेनरी बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये गिफ्ट बेकार है? ये जो बॉल है ना, ये 1000 साल पुरानी किन फैमिली का रॉयल बॉल है। इसकी कीमत आज की डेट में कम से कम 60 मिलियन युआन होगी। मेरी किस्मत काफी अच्छी थी कि मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 1 लाख में ही मिल गया। तभी पीछे चुआन आते हुए बोल रहा होता है कि घटिया सा बॉल 60 मिलियन का है। मेरे दोस्त, फेंकने की भी एक लिमिट होती है। चोर बाजार के अंदर ऐसा दिखने वाले बॉल ना 20-20 युआन में मिल जाते हैं। मुझे ये तो पता था कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन इस हद तक काम नहीं करता मुझे ये नहीं पता था। तुम यहाँ पे 20 युआन की चीज को 1 लाख में खरीद के आए हो
अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने ग्रैंडमा के लिए क्या प्रिपेयर करवाया है। तभी पीएसए अनाउंसर बोल रहा होता है मिस्टर चौहान ग्रैंडमा के लिए जैस्पर एवरग्रीन ट्री लेके आए हैं और उन्होंने विश किया कि रंडानी फैमिली और गोदी सरकार चलती रहे। खुश होते हुए ग्रैंडमा जून बोल रही होती है चौहान तुम तो काफी समझदार हो। कियारा बोल रही होती है ग्रैंडमा जो हेनरी है ना वो तो समझदार नहीं है, प्लीज उसको बेकार गिफ्ट लाने के लिए ब्लेम मत करना। मैं अभी थोड़ी देर के अंदर ही आपके लिए काफी अच्छा गिफ्ट मंगा लेती हूँ। ग्रैंडमा बोल रही होती है तुम्हें मुझे कोई भी गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पे कुछ लेके नहीं भी आती ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम खराब करने वाले लोगों से हमारी रंडानी फैमिली का कोई वास्ता नहीं है। फिर वो चौहान से बोल रही होती है चलो चौहान हम लोग को चल के फैमिली टेबल पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये श्योर करना है कि फैमिली टेबल के ऊपर बाहर के लोग ना बैठे। फिर पीछे मुड़ते हुए ग्रैंडमा बोल रही होती है कियारा जो फैमिली टेबल थी वो भर चुकी है, तो तुम्हें हमारे साथ में आके बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो देख रही हो ना नॉर्मल लोग जहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, उन्हीं के साथ में जाके खाना खा के निकल जाना। पार्टी के सारे लोग आपस में बात कर रहे होते जो रंडानी फैमिली की डॉटर थी ना वो एक गलत इंसान से शादी करने की वजह से फैमिली टेबल के ऊपर खाना नहीं खा सकती। पता नहीं यंग मिस कियारा के डैड के माइंड के अंदर क्या आया जो कि उन्होंने इस बेवकूफ से इनकी शादी करा दी। हमें तो पहले सुना था कि मिस कियारा के लिए बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियन और यंग मास्टर्स का रिश्ता आ रहा था। एक रिश्ता तो इनका सऊदी अरब के प्रिंस का भी आया था जिनके 10 तिल के कुएं चलते हैं, लेकिन सभी को रिजेक्ट करके इन्होंने इस कचरे शादी कर ली। कियारा को रोते हुए देख के हेनरी सोच रहा होता है मैं रंडानी फैमिली में शादी इसी वजह से करी थी ताकि मैं खुद को हाइड कर सकूं, और अगर सच बोलूं तो मुझे ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे लगा था कि कियारा को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन लगता है कि रंडानी फैमिली कियारा के बारे में क्या सोचती है इससे कियारा को काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। मेन टेबल पे आने के बाद में ग्रैंडमा जून बोल रही होती है अभी तक हम जो भी बातें कर रहे थे वो सारी की सारी बातें फालतू थी, अब मैं यहाँ पे जो भी बोलने वाली हूँ ना वो काफी ज्यादा सीरियस बातें हैं। इस टेबल पे हमारी रंडानी फैमिली के सारे यंग मास्टर बैठे हुए हैं। पूरी कंट्री में सभी को पता है कि रंडानी फैमिली और गोदी जी साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन रिसेंटली अभी एक यूट्यूबर है जो कि बहुत ही फेमस हो रहा है और वो नमस्कार दोस्तों बोल बोल के मोदी जी के हमारे किए हुए फेवर्स को सामने लेके आ रहा है। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू सरकार को 7,000 करोड़ का फंड दिया था, जिसकी वजह से हमें काफी सारे प्रॉफिट हो गए, जैसे कि गवर्नमेंट एयरपोर्ट प्राइवेटाइज होके हमें मिल गए। हालांकि हम लोग तो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से एयरपोर्ट खरीदने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन जब उस यूट्यूबर की वजह से सारी चीजें सामने आई ना तो लोग हम लोग को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लग गए। दिक्कत की बात तो ये है कि हमारा जो शेयर प्राइस है वो काफी ज्यादा नीचे गिर गई है। इसी वजह से जो अंबानी ग्रुप था उसने हमें काफी ज्यादा सप्रेस कर दिया है। अगर चीजें ऐसी चलती रही तो जल्दी ही अंबानी ग्रुप अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा पेज छोड़ देगा। तो फिर मुझे एक बात बताओ कि सारी बातें जानते हो तुम फैमिली के जूनियर्स क्या कर रहे हो? देखो वक्त के साथ मैं काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ और जल्दी ही फैमिली की बागडोर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। मुझे बस इतना जानना है कि क्या इस प्रॉब्लम को लेके तुम्हें से कोई कुछ कर सकता है क्या? चौहान बोल रहा होता है ग्रैंडमा आज यहाँ पे एक बैंकेट पार्टी है तो आप प्लीज पहले यहाँ पे खाना खा लीजिए, वैसे भी गुस्सा करने से तो कुछ भी ठीक नहीं होगा ना। चिल्लाते हुए ग्रैंडमा बोल रही होती है अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी लाइफ मुश्किल से 4-5 साल की होगी, मैं बस तुम लोगों से ये पूछ रही हूँ कि तुम लोगों में से किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो कि आगे जाके अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश करेगा। जो भी तुम में से ये काम करेगा मैं उसको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ भी दे सकती हूँ। रंडानी फैमिली के सारे बच्चे सोच रहे होते जो अंबानी फैमिली है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है। हम लोग को अमीर हुए सिर्फ और सिर्फ 30 साल हुए हैं, लेकिन वो लोग तो खानदानी अमीर है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से बात करने के लिए भी जाते हैं ना तो भी वो लोग हमसे बात नहीं करेंगे। ऐसे में ग्रैंडमा का ऑफर एक्सेप्ट करना बेवकूफी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। गुस्सा करते हुए ग्रैंडमा बोल रही होती है लगता है रंडानी फैमिली के खून में वो बात नहीं रही जिसमें कि रिस्क लेने की हिम्मत हो। लगता है अब हमारी फैमिली का नाम डूबने वाला है। तभी पीछे कुछ चलाते हुए बोल रहा होता है किसने कहा कि रंडानी फैमिली के किसी बंदे के अंदर हिम्मत नहीं है। जो अंबानी फैमिली के साथ में कॉर्पोरेशन वाला काम है ना वो कियारा संभालेगी। हेनरी सोच रहा होता है मुझे इन लोगों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीक हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैं अंडरवर्ल्ड का बादशाह हुआ करता था, चाहे कितनी ही पावरफुल पर्सनैलिटी क्यों ना हो मुझसे मिलने के लिए घुटनों पे आते थे और इस दुनिया की जो आधी वेल्थ थी उसका राजा मैं अकेला था। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो मुझे वो शानो शौकत की लाइफ इतनी पसंद नहीं थी। इसी वजह से कियारा से मिलने के बाद मैंने उस लाइफ से रिटायरमेंट ले ली। अब पूरी फैमिली के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको कि मेरी पहचान के बारे में कुछ पता हो, और अगर मैं सच बताऊं तो मैं चाहता भी नहीं हूँ किसी को मेरे बारे में पता चले। लेकिन अगर तुम मेरे ही सामने मेरी वाइफ को ही बुली करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। शॉक्ड होते हुए कियारा बोल रही होती है हेनरी आके तुमने क्या बोला? हेनरी बोल रहा होता है कियारा अगर हम यहाँ पे कामयाब हो गए ना तो ये जो ऑलरेडी जुने मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी। वैसे भी तो हमारी इस फैमिली के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, हो सकता है कि रिस्क लेने की वजह से हमें इस फैमिली के अंदर अटेंशन मिल जाए। कियारा सोच रही होती है हाँ हेनरी बिल्कुल सही बोल रहा है। ग्रैंडमा की नजरों में मैं एक नालायक ग्रैंड डॉटर हूँ जो कि अपने दम पे कुछ भी नहीं कर सकती, पर अब वक्त आ चुका है ये साबित करने का कि मैं भी उतनी ही काबिल उतना के डैड हुआ करते थे।
कियारा बोल रही होती है हाँ ग्रैंडमा, मुझे बमानी ग्रुप के साथ में डील को क्रैक करना है। जुआन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन सी 30 मार खान हो? तुम्हें लगता है कि सीओ बमानी तुम्हें मुंह भी लगाएंगे? वहाँ पे सभी लोग हंसते हुए बोल रहे होते हैं शायद अब तो कियारा की आदत बन चुकी है खुद की बेइज्जती करवाना। इसको लग रहा है कि यहाँ पे सीओ बमानी को मना लेगी। जो इंसान अपने डैड की बनाई हुई कंपनी को हैंडल नहीं कर पा रहा, आखिर वो किसी डील को कैसे क्रैक करेगा? ग्रैंडमा बोल रही होती है अब जबकि यहाँ पे कोई भी नेगोशिएशन करने के लिए तैयारी नहीं है तो फिर मैं ये ऑफर कियारा को देती हूँ। जुआन बोल रहा होता है ग्रैंडमा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम लोग के पास में नेगोशिएशन का एक भी चांस है ना तो हमें उसको यूज करना होगा, ना कि ये कचरे को इस मौके को देके वेस्ट करना। और क्या आपको पता नहीं कियारा ने एक बार अंबानी फैमिली को ऑफेंड भी कर रखा है? ग्रैंडमा सोच रही होती है हाँ कियारा ने उन लोगों को ऑफेंड तो किया था। हेनरी बोल रहा होता है अगर कियारा इस डील को क्रैक करने में फेल हो गई ना तो ये रंडानी फैमिली में जितनी प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं उन सभी से गिव अप कर देगी। हम रंडानी फैमिली का एक फूटी कोई तक नहीं लेंगे। इस चीज के बदले में तो आप लोग पक्का से हमको ये मौका दे दोगे। जुआन सोच रहा होता है मुझे पता ही था कि जब ये बेवकूफ अपना मुंह खोलेगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही बोलेगा। जुआन बोल रहा होता है कियारा क्या तो तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा है उसके ऊपर तुम एग्री करती हो? देखो अगर तुम्हारी ये नेगोशिएशन फेल हो गई तो तुम्हें सच में रंडानी फैमिली से कुछ भी नहीं मिलेगा। हेनरी बोल रहा होता है जब हमारे पास में कॉन्फिडेंस है कि हम डील को क्रैक कर लेंगे तो फिर आखिर हम डरेंगे क्यों? कियारा बोल रही होती है हेनरी फालतू बातें मत करो, आखिर बिना फैमिली प्रॉपर्टी के हम क्या ही कर लेंगे। ग्रैंडमा जून बोल रही होती है कियारा तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी साइड से ये बात बोली है तो इसी वजह से अब मैं तुम्हें यही विश करूंगी कि तुम नेगोशिएशन में कामयाब हो जाओ, लेकिन याद रखना अगर ये नेगोशिएशन फेल हो गए तो तुम्हें रंडानी फैमिली की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। कियारा बोल रही होती है हेनरी आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? अगर तुम अभी भी अपनी बातों से पीछे हट जाओगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हेनरी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ओल्ड लेडी ये तो वक्त ही बताया ये कौन कामयाब होगा और कौन नहीं। कियारा चलो हम यहाँ चलते हैं। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते अब तो हमें कियारा के लिए और ज्यादा बुरा लग रहा है। कियारा की लाइफ की सबसे बड़ी गलती इस बंदे से शादी करना थी। पहले तो ये बंदा खुद ही कियारा के पैसे पे पल रहा था और अब तो इसने कियारा को भिखारी बना दिया। ये लोग बोल रहे हैं कि अंबानी ग्रुप के साथ में कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन इनको नहीं पता कि बिना गोदी जी के पावर के साथ में रंडानी फैमिली कुछ भी नहीं कर सकती। ग्रैंडमा इतनी बेवकूफ भी नहीं है। अगर वो खुद ये काम कर पाती तो ये काम करने के लिए वो किसी और को क्यों बोलती? अगर वो बाकी लोगों से ये काम करने के लिए बोल रही है इसका मतलब ये टास्क इम्पॉसिबल है। ग्रैंडमा बोल रही होती है कियारा ये हेनरी तुम्हारी गलती है और तुम्हें इसको झेलना ही होगा। आगे वहाँ पार्टी के अंदर गणेश राव नाम का एक बंदा आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है मिस रंडानी आप तो इतनी उम्र में भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। ग्रैंडमा बोल रही होती है राव साहब आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? तभी शॉक्ड होते हुए राव साहब बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या चीज है? ग्रैंडमा जून बोल रही होती है राव साहब क्या कोई दिक्कत हुई है? राव साहब बोल रहे होते हैं आखिर जो ये बाउल है आपको कहाँ से मिला? ये तो किन डायनेस्टी का ऑथेंटिक बाउल है जो कि हजारों साल पहले रॉयल फैमिली यूज किया करती थी। ग्रैंडमा जून बोल रही होती है बदर मुझे लग रहा है कि आपने यहाँ पे कोई ना कोई तो गलती करी है। ये जो बाउल है ना ये कचरा है जो कि मेरी फैमिली के कचरे ने दी है। मैं आपको ये बात गारंटी से बोल सकती हूँ कि जो आप बोल रहे हैं ना ये वो नहीं है, ये पक्का से उसकी सस्ती कॉपी होगी। राव साहब बोल रहे होते तुम्हें पता है मैंने जिंदगी भर साइन क्यों नहीं किया, अंगूठा क्यों लगाया? क्योंकि मुझे अपने अंगूठे के ऊपर भरोसा है। वैसे ही मुझे अपने नजरों के ऊपर भरोसा है कि कभी भी गलती नहीं कर सकती। सालों से कंट्री के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे आंटी के नॉलेज के ऊपर डाउट कर सके। अगर तुम यहाँ पे इस गिफ्ट को कचरा बोल रही हो ना तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इसके सामने जितने भी गिफ्ट रखे हुए हैं वो सारे के सारे ही कचरा है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हेनरी को जो ये गाजर खरीद रहा होता है। हेनरी बोल रहा होता है इस गाजर को थोड़ा सस्ते में लगाओ ताकि मैं इसे खरीद सकूं। तभी उसके पास में आके एक कार रुक जाती है। उसके पास में आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है बॉस जो एंशिएंट किंगडम की इंपीरियल प्रिंसेस थी ना वो आपसे मिलना चाहती है। जल्दी ही जो उनका प्लान था वो जेम सिटी में आ जाएगा। हेनरी बोल रहा होता है देखो अब मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं उस सेना के साथ में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने उसे पहले भी कहा था लेकिन वो मेरा पीछा करना छोड़ ही नहीं रही। वह जो मेरी वाइफ है ना वो जल्दी ही अंबानी ग्रुप जाने वाली है कॉर्पोरेशन को डिस्कस करने के लिए। वहाँ के कुछ लोगों से बात करो ताकि मेरी वाइफ के जो नेगोशिएशन का काम है वो कम्प्लीट हो जाए। मेरी वाइफ के ऊपर एक भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है ठीक है बॉस मैं ये काम कर दूंगा। हेनरी बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं आज जा रहा हूँ। हम लोगों का रेगुलरली ऐसे मिलना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं अपने इस पहचान को सीरियस रखना चाहता हूँ। तभी चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस एक सेकंड तो रुकिए। हम लोगों ने देखा आपके साथ में उस रानी फैमिली को गलत तरीके से बिहेव करते हुए। जब वो आपके साथ में ऐसा बिहेव करते हैं ना तो हमारा खून खौल जाता है। अगर आप हमको सिर्फ एक ही बार ऑर्डर देना तो हम रंडानी फैमिली के हर एक बंदे को आपके सामने घुटनों पे लेके आ जाए। लेकिन पता नहीं क्यों सिस्टर इन लोगों के लिए आप सारी की सारी ह्यूमिलिएशन सह रहे हो। हेनरी बोल रहा होता है तुम लोग नहीं समझ सकते कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। जो कियारा है ना वो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कियारा के लिए नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत ह्यूमिलिएशन सहना तो बहुत ही छोटी सी बात है।
हेनरी बोल रहा होता है आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक लड़की के पीछे पागल होकर सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये कहानी आज नहीं बल्कि मेरे बचपन में ही स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त मैं अंडरवर्ल्ड का बादशाह नहीं बल्कि रोड पे रहने वाला भिखारी हुआ करता था, जो कि अपने मॉम के साथ में बहुत ही मुश्किल से अपने दिनों को काट रहा था। मुझे याद है कि जब मैं 5 साल का था तब मेरी मॉम और मैं ठंड से मरने वाले थे, लेकिन तब हमारी हेल्प कियारा ने करी थी विंटर में सर्वाइव करने में। शायद अगर कियारा नहीं होती तो वो ठंड मेरी और मेरी मॉम को मार डालती। जब मैं 7 साल का था तब मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तब जो रंडानी फैमिली की चैरिटी थी ना, उसकी वजह से मैं इलाज हुआ था। फिर ऐसे ही टाइम चलता रहा और मैं 10 साल का हो गया। हमारे एरिया के अंदर रंडानी फैमिली की एक चैरिटी स्कूल हुआ करती थी, जो कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाई करती थी। उस स्कूल ने मुझे एजुकेशन दी। उन लोगों ने हमारी कंडीशन को देखते हुए मेरी मॉम को भी क्लियर काम दे दिया था। धीरे धीरे जो हमारी मुश्किल आई थी, जिसके अंदर कि हमारे पास में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, वो अब काफी अच्छी होने लग गई थी। और ये साफ था कि हमारी लाइफ अच्छी सिर्फ और सिर्फ रंडानी फैमिली की गई चैरिटी की वजह से हो रहा था। जब मैं 13 ईयर का हुआ तब मेरी मॉम को पता चला कि उनको 3rd स्टेज कैंसर है। मॉम को ये बात पता थी कि वो खुद का इलाज तो नहीं करा सकती, और अगर वो ये बात मुझे बता देती ना तो मैं पढ़ाई को छोड़ के काम करने लग गया होता, बस इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर कोई बड़ा ना आए। मॉम ने स्कूल के 7th फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी। सच कहूँ तो उस दिन के बाद से मैं काफी अकेला हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे मॉम के बिना मैं इस वर्ल्ड में क्या ही करूंगा। लेकिन तब मुझे मिला उनका आखिरी नोट, जिसमें उन्होंने लिखा था कि रंडानी फैमिली ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे उनकी काइंडनेस को पे करना है। देखा है तो रंडानी फैमिली को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि आज मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। आगे जाके मुझे पता चला कि कियारा को किसी ने बहुत ही खतरनाक पॉइजन कर दिया है। वो पॉइजन इतना अजीब है ना कि उसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। कियारा को ठीक रखने का मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि रोज के खाने के अंदर मेडिसिन मिला देना। अगर मैं ये चीज एक भी दिन स्किप कर दूं ना तो कियारा की हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है। इसी वजह से मैं उसका हस्बैंड बनके उसका ख्याल रख रहा हूँ। हेनरी कियारा गेट के ऊपर नॉक करते हुए बोल रहा होता है कियारा तुम्हारा सूप रेडी है। तभी गेट खोलते हुए कियारा आगे जाने लगती है। कियारा चलते हुए सोच रही होती है मुझे काफी कमजोरी फील हो रही है, पता नहीं क्यों पर हर सुबह मुझे काफी अजीब फील होता है। हेनरी बोल रहा होता है कियारा लगता है काम करने की वजह तुम रात भर सो नहीं पाई, एक काम करो तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम हमारे ग्रुप के साथ में नेगोशिएशन करने के लिए चली जाना। कियारा बोल रही होती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हेनरी बोल रहा होता है तुम्हारी कंडीशन है ना, इसके अंदर ड्राइव करना बिल्कुल भी सही नहीं है, कम से कम तुम सूप तो पी लो, इससे तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। तभी जो वहाँ पे कियारा होती है वो सूप को पी लेती है। कियारा सोच रही होती है लगता है मेरी हैबिट हो गई है, बिना इस सूप के सुबह मेरी नींद ही नहीं खुलती। वही हेनरी सोच रहा होता है एक और दिन में कियारा को मेडिसिन देने में कामयाब हो गया। आगे जो हेनरी होता है वो कियारा को हमारे ग्रुप के सामने लेके आ गया होता है। हेनरी बोल रहा होता है कियारा हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कियारा वहाँ पे सो गई होती है। हेनरी सोच रहा होता है वैसे तो ये दिन में काफी ज्यादा गुस्सा करती रहती है, लेकिन देखो अभी कितनी आराम में सो रही है। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने कियारा के लिए बात कर ली थी, जब ये नेगोशिएशन करके बाहर आएगी ना तो भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। तभी उठते हुए कियारा सोच रही होती है क्या मैं हेनरी के ऊपर ही सो गई थी, आखिर ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वहाँ जाते हुए कियारा बोल रही होती है मेरा थोड़ी देर वेट करना, मैं अभी जाके अभी आती हूँ। हेनरी सोच रहा होता है क्या तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से ही सेट कर दिया है, जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हारे चेहरे के ऊपर काफी प्यारी सी स्माइल होगी। आधे घंटे बाद में हम देते कियारा हमारे ग्रुप से रोते हुए बाहर निकलती है। हेनरी बोल रहा होता है कियारा आखिर क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। कियारा बोल रही होती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने ग्रैंडमा के साथ में वो घटे सा प्रॉमिस नहीं किया होता ना तो आज इन लोगों की हिम्मत नहीं होती मेरे साथ में सब मिसबिहेव करने की। हेनरी सोच रहा होता है आखिर अंदर क्या हुआ है। कियारा को यहाँ पर देख के किसी ने इसको बहुत ही प्रोवोक करा और बहुत ही ह्यूमिलेट भी किया है, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी सब कुछ अरेंज करवा दिया था ना, तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ हुई। कॉल करते हुए हेनरी बोल रहा होता है एलेक्स पता करो आखिर हमारे ग्रुप में मेरी वाइफ के साथ में क्या हुआ, कौन है वो कमेंट जिसने की मेरी वाइफ को प्रोवोक करा है, मुझे 5 मिनट के अंदर उस बंदे का नाम चाहिए। एलेक्स बोल रहा होता है बॉस जो हमारे ग्रुप का जनरल मैनेजर है ना, उसने सिस्टर इन लॉ को नेगोशिएशन के नाम पे बुली करा है। उस कमीने ने सिस्टर इन लॉ से बोला कि वो माई टावर के अंदर अकेले मिले, अगर वो एक रात साथ में स्पेंड करेंगे तो नेगोशिएशन के लिए मान जाएगा। अपने फोन को तोड़ते हुए हेनरी बोल रहा होता है मुझे बताओ कि वो जनरल मैनेजर है कौन, जिसको की मरने की थी जल्दी, जिसकी वजह से वो मेरी वाइफ को प्रोवोक कर रहा है। तभी सीन चेंज होता है, मोबाइल ग्रुप के जनरल मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है अभी जो लड़की आई थी ना कियारा, वो तो दिखने में बहुत ही प्रिटी थी और वो ये शो भी करी थी कि उसको इस प्रोजेक्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो सिंसियरली मेरे पास तो आ ही जाएगी। वैसे भी रात होने में अभी कुछ टाइम बाकी है, तब तक मैं यहाँ पे कुछ एजुकेशनल वीडियोस देख लेता हूँ। आज रात को ये वीडियोस मेरे काफी काम आएंगी। तभी हेनरी वहाँ पे गेट को किक करते हुए तोड़ देता है, जिसकी वजह से जनरल मैनेजर की चाय उसी के पैंट के ऊपर गिर गई होती है। जनरल मैनेजर बोल रहा होता है चाय तो बहुत ही गर्म है, इसने मेरी पूरी की पूरी मुर्गी को फ्राई कर दिया।
फिर वो बोल रहा होता है, कमीने लड़के आखिर तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की। हेनरी बोल रहा होता है, मैं वो हूँ जो कि तुझे यहाँ पे खत्म करने के लिए आया है। आगे बढ़ते हुए हेनरी जनरल मैनेजर का सर पकड़ते उसको टेबल पटक देता है। फिर वो उसे ऑफिस से पटक पटक के पीटता है। होश में आने के बाद में जनरल मैनेजर बोल रहा होता है, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मेरा बाप कौन है। तभी टेबल को पंच मारते हुए हेनरी बोल रहा होता है, तुमने कुछ कहा क्या? सॉरी बट मैंने सुना नहीं। घबराते हुए जनरल मैनेजर सोच रहा होता है, बंदा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ एक पंच के साथ में से लोहे की टेबल तोड़ दी। अगर ये वो पंच मुझे मार दे तो मैं तो यहीं पे मर जाऊंगा। अपने घुटनों पे आते हुए जनरल मैनेजर बोल रहा होता है, बताइए ना आखिर आपको मुझसे क्या काम है? मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हेनरी बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहले तो ये कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कियारा के साथ मिलकर सही तरीके से काम करोगे, और दूसरा ये कि अगर तुम कॉर्पोरेशन के लिए नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें भी मार डालूं। मैनेजर खड़ा होते हुए बोल रहा होता है, लगता है कि तुमको यहाँ पे भेजने वाले रंडानी फैमिली वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे मारने के बाद में तुमसे बच जाओगे? मुझे जानना है कि रंडानी फैमिली वालों ने तुम्हें कितनी प्राइस दी है जो कि तुम हमें मरने के लिए भी तैयार हो। हेनरी बोल रहा होता है, देखो अगर तुम हमें फालतू बातें करोगे ना तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी बम्बानी ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जनरल मैनेजर बोल रहा होता है, लड़के तुम यहाँ पे दिन में सपने देख रहे हो। मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारे हाथों में काफी दम है, लेकिन तुम इतने पावरफुल नहीं हो सकते कि तुम मेरे बम्बानी ग्रुप को खत्म कर दो। तभी हेनरी किसी को कॉल करते हुए बोल रहा होता है, अगर मैंने अगले 50 सेकंड के अंदर तुम्हें कॉल नहीं करा ना तो तुम पूरे के पूरे बम्बानी ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देना। हाँ, मैं हमें मेन बम्बानी ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये उन्हीं की साइड वाली ब्रांच है। मैं कॉल काट रहा हूँ, अगर मैं कॉल बैक ना करूँ तो इन लोग को डिस्ट्रॉय कर देना। जनरल मैनेजर बोल रहा होता है, ये बंदा पक्का से मजाक कर रहा है और यहाँ पे एक बिग शॉट बनने की एक्टिंग कर रहा है, जिसकी वजह से मैं डर के मारे से काम कर दूं। लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो कि इसका काम करने जाएगा। जनरल मैनेजर बोल रहा होता है, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है जो कि तुम मेरे बम्बानी ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दोगे। हेनरी बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड बाकी है, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में थे। तभी जनरल मैनेजर बोल रहा होता है, देखो 50 सेकंड हो चुके हैं और यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी ये जो बेकार सी एक्टिंग थी ना वो बिल्कुल भी काम नहीं आई। तभी वहाँ पे जनरल मैनेजर के फोन के ऊपर कॉल आने लगता है। सामने से कोई बोल रहा होता है, मिस्टर झू चीजें काफी खराब हो चुकी है, हमारी फैमिली के स्टॉक्स के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल कंसोर्टियम ने अटैक कर दिया है। हर एक सेकंड के अंदर हम लोग को मिलियंस डॉलर का नुकसान हो रहा है। अगर सब कुछ ऐसा चलता रह गया ना तो हम अगले 50 सेकंड के अंदर रोड पे आ जाएंगे। और आपको तो पता ही है ना कि हमारी कंपनी के पास में 3 सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो तीनों ही अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले रहे हैं। हमने उनको बोला कि इन्वेस्टमेंट वापस लेने का बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, हमें काफी सारे लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने लॉस उठाते हुए भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। ऊपर से हमारी कंपनी को बहुत सारे हैकर्स मिलके हैक कर रहे हैं। उन हैकर्स के सामने हम पूरी तरीके से हेल्पलेस हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि हर एक तरीके से हमारी कंपनी डिस्ट्रॉय हो रही है। मिस्टर झू बोल रहे होते हैं, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी मिस्टर झू के कॉल के ऊपर उसके फादर का कॉल आता है, जो कि बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ एक झटके के अंदर तुमने हम लोगों को कंगाल बना दिया। सिटी के जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सारे के सारे ही मेरे दोस्त हैं। वो मेरे पास में आ रहे हैं मुझे ये बात बोलने के लिए कि हम ऐसे फटाफट भाग जाए। वो लोग बोल रहे हैं कि तुमने किसी ऐसे बंदे को प्रोवोक कर दिया जिसको कि हमें प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। मेरे प्यारे बेटे, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ऐसे कौन से बंदे को प्रोवोक कर दिया है। आज हम लोग साथ में चल के उस बंदे से माफी मांग लेंगे। घबराते हुए मिस्टर झू बोल रहे होते, सब तुमने करवाया है क्या? हेनरी बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने मुझे कोई भी आंसर नहीं करा। तभी अपने घुटनों पे आते हुए मिस्टर झू बोल रहे होते, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान रहा हूँ, तुम अब से जो भी मुझे करने के लिए बोलोगे ना मैं वो किया करूंगा, लेकिन प्लीज जो मेरी फैमिली है उसको डिस्ट्रॉय मत करो। मेरे एंसेस्टर्स ने इस कंपनी को खड़ा करने में बहुत ही मेहनत करी है, इसको डूबते हुए देख के लोग पक्का से फिर से मर जाएंगे। हेनरी बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में बचने के लिए मौका है, तुम्हें कल कियारा के पास में जाना है और जाके ये बोलना है कि तुम कल गलत थे और फिर तुम्हें उसे बहुत ही कमाल की कंपनसेशन देनी है। देखो जो कंपनसेशन है ना कहीं से भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे लगा ना कि अमाउंट छोटा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन जेम्स सिटी के सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज रंडानी फैमिली की मीटिंग चल रही होती है। कियारा बोल रही होती है, ग्रैंड माँ पे क्या कर रही है। जुआन बोल रहा होता है, कियारा तुम्हें क्या लगता है कि हम सभी लोग बेवकूफ है? किसी रीजन की वजह से ही हम लोग बम्बानी ग्रुप के पास में नहीं जा रहे थे ना, लेकिन तुमने उन लोगों के पास में जाकर दुश्मनी क्रिएट कर दी है। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो हमारे साथ में कभी भी कोऑपरेट नहीं करेंगे और यहाँ पे ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। कियारा बोल रही होती है, ग्रैंडमा हेनरी ने मुझसे वादा किया कि यहाँ पे सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे उस ऑफिस के अंदर कोई एंटर कर जाता है। शॉक्ड होते हुए कियारा बोल रही होती है, आखिर बम्बानी फैमिली के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जुआन बोल रहा होता है, तो बम्बानी फैमिली के जेम्स सिटी वाले ब्रांच के हेड है। ये ब्रांच झोंगाई वाली ब्रांच जितनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग काफी पावर को होल्ड करते हैं। यहाँ पे चेयरमैन बम्बानी के साथ में उनकी फैमिली के यंग मास्टर जिमी बम्बानी भी आए हैं। नॉर्मली इन दोनों का साथ में दिखना बहुत ही मुश्किल होता है,
मैंने सुना है कि वो जिमी बम्बानी है ना, वो इनके ब्रांच के जनरल मैनेजर है। अपने बेटे को थप्पड़ मारते हुए चेयरमैन बम्बानी बोल रहे होते अपने भाई और भतीजे के दम पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन तू तो इस काम में लग चुका है कि तू हम सभी को बर्बाद कर देगा। पता नहीं हमारी फैमिली के अंदर इतना घटिया जानवर कहाँ से पैदा हो गया। अपने घुटनों पे आप मिस कियारा से माफी मांग। अपने घुटनों पे आते हुए जिमी बोल रहा होता है, मिस कियारा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना किसी गलती के आपको ऑफेंड करा है। मैं एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ था जिसने की आपको ऑफेंड कर दिया। आप इस प्रोजेक्ट के लिए कॉपरेशन मांग रही थी ना, आपको इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी जमीन चाहिए थी मैं आपको सभी दे रहा हूँ। और हाँ, अब हम लोग पार्टनरशिप में काम नहीं करेंगे, इस जमीन के ओनर आप है। हमारी बम्बानी फैमिली जमीन को लेके कभी भी आपसे विवाद नहीं करेगी। उम्मीद है कि हमारी जो आगे की नेगोशिएशन होगी वो इतनी घटिया नहीं होगी जितनी की ये रही। प्लीज आप इन जमीन के कागजों के साथ मेरी अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना फिर उस बंदे को लगेगा कि मैंने बिल्कुल भी सिंसियरली बिहेव नहीं करा। वो मुझे तो मारे गए साथ ही मेरे डैड को ही बर्बाद कर देगा। कियारा सोच रही होती आखिर यहाँ पे किस बंदे की बात कर रहा है और वो कौन है जो कि पीछे रह के मेरी हेल्प कर रहा है। चलो फिलहाल के लिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जब वो बंदा जैसे कि मेरी हेल्प करी हो मुझे मिल जाएगा ना, तब मैं उसे थैंक यू बोल दूंगी। कियारा बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करती हूँ। जिमी बोल रहा होता है, मिस कियारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नहीं पता कि आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। चेयरमैन बम्बानी बोल रहे होते, मिस कियारा आप लोगों का टाइम लेने के लिए मुझे माफ करिएगा, हमारा काम अभी यहाँ पे हो चुका है तो हम आपको और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ग्रैंडमा जून बोल रहे होते, ये लोग किसी बंदे के बारे में बात कर रहे थे जिसने कि ये सारा काम किया है, आखिर वो बंदा कौन है उसके बारे में पता लगाओ। लगता है हमारे कियारा के पास में कुछ काफी ज्यादा पावरफुल कनेक्शंस है जिसके बारे में उसने हमें कभी नहीं बताया। चलो फिर ठीक है, आज से मैं अनाउंस करती हूँ कि हमारे रंडानी ग्रुप को कियारा रंडानी मैनेज करेगी। कियारा मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है, तुमने अपने कल वाले प्रॉमिस को निभा दिया। 30 साल से इस पूरे के पूरे रंडानी ग्रुप की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और अब मैं काफी खुश हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को तुम्हें सौंप रही हूँ। अगर तुम्हें काम में कभी भी जरूरत पड़े ना तो तुम अपनी ग्रैंडमा के पास में आ सकती हो। कियारा बोल रही होती है, आपका शुक्रिया ग्रैंडमा, मैं मन लगा के काम करूंगी। जाते हुए ग्रैंडमा जून बोल रही होती है, आज की मीटिंग यहीं पे खत्म होती है, अब सभी लोग वापस जा सकते हैं। गाड़ी के पास में आते हुए चुआन बोल रहा होता है, ग्रैंडमा उन लोगों की बातों को सुनकर कियारा के एक्सप्रेशन को देख के लग रहा था ना कि कियारा ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। लगता है कि यहाँ पे सब कुछ करने वाले पित्तल ग्रुप है। सिटी में सबको पता है कि जो यंग मास्टर पित्तल है वो कियारा को काफी पसंद करते हैं और पित्तल ग्रुप के पास में इतनी तो पावर है कि बम्बानी ग्रुप भी उनकी काफी इज्जत करती है। पक्का से यहाँ पे पित्तल ग्रुप ने इंटरफेयर किया होगा जिसकी वजह से सारा का सारा मैटर सॉल्व हो गया। ग्रैंडमा जून बोल रही होती है, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन कियारा की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अब इन चीजों के बारे में सोचे क्या ही फायदा। चुआन बोल रहा होता है, ग्रैंडमा ये तो बहुत ही सिंपल है ना, कियारा ने एक बहुत ही बेकार आदमी से शादी करी है जिसको अगर वो डिवोर्स भी दे देती है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीन चेंज होता है, हमें होटल द चीज के एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। कियारा बोल रही होती है, मुझे पता नहीं कि जो डैड है वो क्या सोच रहे हैं, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ब्लाइंड डेट पे भेज दिया। मैं जियात्सु पित्तल के कैरेक्टर के बारे में बहुत ही सही तरीके से जानती हूँ। मैं ये बात बोल सकती हूँ कि भले ही जो हेनरी वो कितना ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन वो जियात्सु से तो काफी बेटर है। हेनरी सोच रहा होता है, कियारा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है तो क्या मुझे भी एक हस्बैंड के तौर पे एक्ट करना चाहिए। ये सोचते हुए हेनरी कियारा को पकड़ लेता है। कियारा बोल रही होती है, अपना हाथ हटाओ, देखो अंदर जाने के बाद में ज्यादा बातें मत करना, अंदर जाने के बाद में देख के बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमें एक दूसरे से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हमें एकदम प्रॉपर हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक्टिंग करनी है। मैं तुम्हारा हाथ इसी वजह से पकड़ रही थी ताकि मैं एक बार इन सारी चीजों की रिहर्सल कर सकूं। मौके का फायदा उठाने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। हेनरी बोल रहा होता है, ठीक है माय लेडी, मैं आपके टास्क को कंप्लीट करूंगा। अंदर आने के बाद में हेनरी और कियारा बोल रहे होते हैं, डैड आप कैसे हैं। तभी कियारा के डैड बोल रहे होते हैं, हेनरी इनसे मिलो, ये है जियात्सु पित्तल जो कि पित्तल ग्रुप के यंग मास्टर है, तुम दोनों की उम्र ना लगभग सेम होगी। जियात्सु बोल रहा होता है, कियारा के बंदा तुम्हारा हस्बैंड है, पता है स्कूल में ना सभी लोग कहा करते थे कि तुम बहुत ही भोली हो, लेकिन तुम्हारी चॉइस को देख के मुझे शक हो रहा है कि तुम भोली नहीं बल्कि बेवकूफ हो। साइड में बैठी एक आंटी बोल रही होती है, आखिर इतनी प्यारी दिखने वाली लड़की इतनी बेवकूफ इंसान शादी कैसे कर सकती है। मुझे लगता है कि इस लड़के ने शादी करने के लिए पक्का किसी घटिया तरीके का यूज किया होगा। कियारा बोल रही होती है, मेरी शादी किससे हो गई किससे नहीं, मेरा डिसीजन था, मैंने चाहती कि इस बात को लेके बाकी सारे लोग यहाँ पे गॉसिप करे। तभी जियानी और रंडानी बोल रहे होते हैं, पहले हम लोगों को ऑर्डर को प्लेस कर देना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में तो हम बाद में ही बात कर सकते हैं। जियात्सु बोल रहा होता है, लड़के तुम्हें जो भी कुछ ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर कर सकते हो, तुम यहाँ पे पेट भर के खाओ, तुम्हें पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियात्सु सोच रहा होता है, यहाँ का जो मेन्यू है ना वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इस बंदे को देख के लग रहा है कि ये तो प्रॉपर गाँव का बंदा है, इसको तो इंग्लिश नहीं आती होगी, फ्रेंच कहाँ से आएगा। कियारा बोल रही थी ना कि शादी करना उसका डिसीजन था, अब उसे फील हुआ कि उसने किस बेवकूफी से शादी करी है।
फिर जो वहाँ पे हेनरी होता है वो ऑर्डर को प्लेस करने लगता है। हंसते हुए जियासु बोल रहा होता है तुम एक बेवकूफ हो, जो कि यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा है ये दिखाने की इसको फ्रेंच लैंग्वेज आती है। तुम्हें पता है फ्रेंच खाना अपने एटिकेट्स और कस्टम के लिए काफी ज्यादा फेमस है। फ्रेंच खाने को खाने का ही नहीं बल्कि उसको ऑर्डर करने का भी एक तरीका होता है। मैं ये बात गारंटी से बोल सकता हूँ कि तूने जो खाना ऑर्डर किया है ना वो बहुत ही घटिया खाना होगा। आगे जो खाना होता है वो टेबल पे आ गया होता है। जियासु बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, तुमने यहाँ पे फ्रूट्स को तो ऑर्डर कर दिया है, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है कि फ्रूट्स को खाने के बाद ऑर्डर करते हैं। फ्रांस की एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जो लोग फ्रांस के खाने को ऑर्डर करना नहीं जानते उनको धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। कियारा बोल रही होती है जियासु मैं कब से नोटिस कर रही हूँ तुम बिना किसी बात के हेनरी के ऊपर चले जा रहे हो। हेनरी बोल रहा होता है तुम बोल रहे हो कि मैंने सही तरीके से खाना ऑर्डर नहीं करा। मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो चीज ऑर्डर करी है ना वो है डक लीवर, जिसको कि फ्रेंच स्टाइल के अंदर फैटी लीवर बोलते हैं। स्टार्टर खाने के तौर पे काफी अच्छा होता है। दूसरी चीज जो मैंने ऑर्डर करी है वो है एप्रिकॉट, जो कि हमारा मेन मील होगा। और जो तीसरी चीज है ना वो है फोई ग्रास, ये हम अपने खाने के एंड में खाते हैं। जियासु बोल रहा होता है लगता तुम्हें पता नहीं है, ये जो है ना ये सिर्फ खाली सूखा टोस्ट है। आखिर डेजर्ट के तौर पे कोई टोस्ट कैसे खाएगा। हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही गरीब हो सकता है कि तुमने अपने घर के अंदर सूखा टोस्ट खा रखा हो, इसी वजह से तुम यहाँ पे सूखे टोस्ट को देख के बोल रहे हो कि ये डेजर्ट है। हेनरी बोल रहा होता है हमारे साइड में USA के प्रेसिडेंट बैठ के खाना खा रहे हैं, तुम देख सकते हो अपने डेजर्ट में क्या खा रहे हैं। जियासु बोल रहा होता है मैं भी देख रहा था कि वो खाने में क्या खा रहे हैं। तभी शॉक्ड होते हुए जियासु बोल रहा होता है ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प है जो कि यहाँ पे फोई ग्रास खा रहे हैं। हेनरी बोल रहा होता है अब तो तुम्हारा यहाँ पे वहम था ना वो दूर हो गया होगा कि आखिर यहाँ पे बेवकूफ कौन है। तुम्हें पता है जो फ्रेंच खाना होता है वो अपने कॉम्बिनेशन के लिए जाना जाता है। अगर तुम फ्रेंच खाने को कंबाइन करना नहीं जानते ना तो इसका मतलब तुम्हें फ्रेंच खाना नहीं आता। फिर एक बाइट बनाते हुए हेनरी बोल रहा होता है कियारा अपना मुंह खोलो। डिश को टेस्ट करते हुए कियारा बोल रही होती है सच में तो बहुत ही टेस्टी है। हेनरी की जो फ्रेंच खाने को लेकर नॉलेज है वो काफी ज्यादा कमाल की है। चिढ़ते हुए जियासु सोच रहा होता है आखिर इस बंदे के पास में फ्रेंच खाने को लेकर इतनी कमाल की नॉलेज कैसे हो सकती है। हेनरी बोल रहा होता है तुमने जो पहले कहा था ना वो बिल्कुल सही बोला था। अगर किसी के पास में फ्रेंच खाने की नॉलेज ना हो तो उसको फ्रेंच रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहिए। और कमाल की बात तो ये कि कुछ लोग सूट बूट पहन के ऐसी एक्टिंग करते हैं ना जैसे कि उनके पास में सारी की सारी नॉलेज है, लेकिन रियल नॉलेज वाले बंदों के सामने वो कुछ बोल नहीं पाते। पक्का से तुमने भी अपने लाइफ के अंदर से बहुत सारे बंदों को देखा होगा, या फिर कम से कम तुम दिन में एक बार तो उन्हें देखते ही होगे ना। तभी वहाँ पे पितल फैमिली खड़े होते हुए बोल रही होती है हम यहाँ जा रहे हैं, आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। जियानियो बोल रहा होता है आप लोग मैं वेट करिए मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। हंसते हुए कियारा बोल रही होती है हेनरी तुमने सब कुछ जानबूझ के किया था ना। हेनरी बोल रहा होता है मेरी परफॉर्मेंस कैसे लगी, यहाँ पे बहुत ही मजा आया ना। कियारा बोल रही होती वह तुमने ये सब सीखा कब, मुझे आज तक ये पता नहीं था कि तुम्हारे पास में फ्रेंच खाने की इतनी कमाल की नॉलेज है। हेनरी बोल रहा होता है देखो कमाल की बात तो ये है ना कि मैंने कभी भी इन सारी चीजों के बारे में स्टडी नहीं करी। पहले मैं एक फ्रेंच रेस्टोरेंट के अंदर वेटर का काम किया करता था, इसी वजह से मेरे पास में फ्रेंच खाने को लेके बहुत ही कमाल की नॉलेज है। कियारा बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हारी कंपनी के अंदर काम क्यों नहीं करते, हम तुम्हारे टैलेंट का यूज कर सकते हैं। एक काम करो तुम हमारी कंपनी के अंदर पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर बन जाओ, अगर तुम काम करोगे ना तो कोई भी तुम्हें एकदम वेस्ट तो नहीं बोल पाएगा। हेनरी बोल रहा होता है माय लेडी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डनरी हस्बैंड बन के रहना चाहता हूँ, मुझे इस काम वाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। हेनरी सोच रहा होता है मेरे पास में घर पे काम ही क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ चिकन सूप बना के तो देना होता है, और अगर कभी मुझे पैसे की जरूरत पड़ती भी है तो भी सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल में मेरे पास में काफी सारे पैसे आ जाते हैं, तो फिर आखिर ऐसे मैं काम क्यों करूँ। कियारा बोल रही होती है हेनरी तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम एक बड़े इंसान बन चुके हो, क्या तुम हमेशा अपनी वाही कमाई खाओगे, क्या तुम्हारा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, सभी लोग तुम्हें घर पे कल्लू कालिया बुलाते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मुझे इसे कितना बुरा लगता है, अगर तुम काम करोगे तो कोई भी तुम्हें फालतू नहीं बोल पाएगा। हेनरी बोल रहा होता है लेकिन भले कुछ भी हो जाए पर मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। कियारा बोल रही होती है क्या तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। हेनरी बोल रहा होता है कल कियारा जीत गई, मुझे अब 2000 पर मंथ की सैलरी के ऊपर यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। तभी हेनरी के पास में फैंगी नाम की एक लड़की आती है जो कि बोल रही होती है तुम तो वही कचरे हो ना हेनरी जोसेफ। हेनरी सोच रहा होता है मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरे फैंस पीछे पीछे आ जाते हैं, पता नहीं अब ये लड़की कौन है जो कि मुझे कचरा बुला रही है। फैंगी बोल रही होती है मैंने तुम्हें कचरा बोला इस बार तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ, मुझे तो मेरी दोस्त कियारा के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि तुम कहाँ से मिल गए, पता है मैं यहाँ पे लंच करने के लिए आई थी लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के मेरी तो भूखी मर गई। तभी खड़ा होते हुए हेनरी बोल रहा होता है तुम कियारा की दोस्त, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं कर रहा, और वैसे भी तुम्हारी इन फालतू बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैंगी बोल रही होती है शादी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को कियारा का हस्बैंड बोलोगे,
मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने सही से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। तुम्हें कंपनी से निकालने के बाद में कियारा की काफी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी। तभी पीछे मुड़ते हुए हेनरी बोल रहा होता है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, तुम कियारा का नाम लेते हुए धमकी देने का ट्राई मत करना। फैंगी बोल रही होती, अभी हम लोग कंपनी के अंदर है, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तभी वहाँ पे मैनेजर कियान आते हुए बोल रहे होते, हेनरी आके तुम्हें क्या कर रहे हो। फिर वो हेनरी को साइड में फेंकते हुए बोल रहे होते, प्रेसिडेंट फैंग, क्या आप ठीक हो ना? अगर इस कमीने ने आपको दिक्कत पहुंचाई तो मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ, उनको बाहर फेंका देता हूँ। फैंगी बोल रही होती है, नहीं आसिया हमारा नया कलीग है। मिस्टर कियान, आपको इसको सिखाना है कि आखिर यहाँ पे काम कैसे होता है। ठीक है, मुझे काम था, इसी वजह से मैं फिलहाल के लिए वापस जा रही हूँ। मिस्टर कियान बोल रहे होते, फेमस रंडानी फैमिली का कचरा सन इन लो, इससे यहाँ पे काम कैसे निकलवाना है मुझे सही तरीके से आता है। फिर हेनरी के पास में आते हुए मिस्टर कियान बोल रहे होते, लड़के हमारी कंपनी ना किसी को भी फालतू में पैसे नहीं देती, अगर तुम्हें यहाँ पे पैसे कमाने हैं तुम्हें यहाँ पे काम करना होगा। मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें सैनलॉन्ग वाले से हमारे पैसे निकलवाने हैं। हेनरी बोल रहा होता है, मुझे सैनलॉन्ग का एड्रेस दो और वहाँ पे जाने के लिए मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ। ऐसे तो मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला। मिस्टर कियान बोल रहे होते, तुम्हें काम के पहले दिन ही ट्रायल अलाउंस चाहिए। काम के तो पहले ही दिन कोई भी काफी सही तरीके से बिहेव करता है और तुम यहाँ पे कितना एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। हेनरी बोल रहा होता है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं देने वाले तो मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला। गोदी जी की सरकार में पेट्रोल के भाव देख रहे हो जो कि आसमान छू रहे हैं, ऐसे में किसी के लिए भी फ्री में जाना ये काम मेरे से तो नहीं होगा। मिस्टर कियान गुस्सा होते हुए बोल रहे होते, अगर तुम नहीं गए ना तो देखो मैं क्या करता हूँ। हेनरी बोल रहा होता है, तुम्हारे अंदर 100 रुपए देने की तो हिम्मत है नहीं, तो फिर आके तुम कर ही क्या लोगे। ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कॉल करते हुए हेनरी बोल रहा होता है, एलिस मैं अपनी वाइफ की कंपनी में आया हुआ हूँ, वो जो सिटी का गैंगस्टर नहीं है सैनलॉन्ग, उसे बोल दो कि उसे मेरी वाइफ की रेस्टोरेंट का पैसा लौटाना है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और टाइम देख रहा हूँ, अगर उसको ज्यादा टाइम लग गया ना तो मैं उसके पूरे के पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा। हेनरी की बात को सुनकर वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं, आखिर ये बंदा है कौन जो कि सैनलॉन्ग के बारे में ऐसे बातें कर रहा है। मिस्टर कियान गुस्सा करते हुए बोल रहे होते, तुम सैनलॉन्ग वालों को बोल रहे हो पैसा वापस करने के लिए, मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कौन से प्राइम मिनिस्टर हो जिसके कॉल पे सैनलॉन्ग यहाँ पे दौड़ते हुए आएगा। हेनरी बोल रहा होता है, तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 मिनट वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। मिस्टर कियान बोल रहे होते, लड़के मैं ये बात गारंटी से बोल सकता हूँ कि तुम्हारी यहाँ पे बेइज्जती होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कॉल की वजह से यहाँ पे सैनलॉन्ग वाले दौड़ते हुए पैसा लेके आ रहे होंगे? तुम नहीं जानते कि सैनलॉन्ग से पैसा निकालना कितना मुश्किल है। एक बार मैं गया था उन लोगों से पैसे मांगने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए, मुझे यहाँ पे सैनलॉन्ग से वापस भागते हुए आना पड़ गया था। अगर पैसा निकलवाना इतना ही आसान होता ना तो मैं कब का पैसा निकलवा चुका होता। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, हेनरी तुम सच में एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगने के चक्कर में मिस्टर कियान की कितनी पिटाई हुई है। इन्होंने ये तो बता दिया कि इनके पीछे कुत्ते छोड़े गए थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि उन कुत्तों ने इनकी चड्डी को कैसे फाड़ दिया था। अगर मैं बीच में नहीं आया होता ना तो वो पता नहीं इनका क्या क्या फाड़ देते। पूरे जाम सिटी में किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सैनलॉन्ग से भिड़ जाए। वही जो वहाँ पे बैठा हुआ हेनरी होता है वो काउंटिंग कर रहा होता है। हेनरी के 3, 2, 1 बोलते ही वहाँ का जो गेट होता है वो खुल गया होता है। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते, तो सैनलॉन्ग के लोग है ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सैनलॉन्ग का गैंगस्टर बोल रहा होता है, हमको बुलाया और हम चले आए। मैनेजर कियान तुम्हें तो याद ही होगा कि आखिर हम कौन है। मैनेजर कियान बोल रहा होता है, हाँ सर बोले होगा कैसे आना हुआ। सैनलॉन्ग का गैंगस्टर बोल रहा होता है, यहाँ पे वो कौन है जिसका नाम हेनरी जोसेफ है। इशारा करते हुए मिस्टर कियान बता रहे होते, वो जो बंदा बैठा हुआ है ना वो है हेनरी। मिस्टर कियान सोच रहे होते, इस बंदे ने बिना किसी बात के सैनलॉन्ग वाले से पंगा ले लिया। जब मैंने उन लोगों से थोड़ा सा रूडली पैसा मांगा था उन लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी थी, पर इसकी वजह से तो खुद सैनलॉन्ग के बंदे यहाँ पे आए हैं। अब वो ऐसा क्या हाल करेंगे हम सोच भी नहीं सकते। तभी टेबल पे हाथ मारते हुए गैंगस्टर बोल रहा होता है, लड़के क्या तुम ही हो जिसने कि सैनलॉन्ग से पैसा मांगा है। हेनरी बोल रहा होता है, हाँ मैंने मांगा है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। गैंगस्टर बोल रहा होता है, भाइयों तुम लोगों ने सुना ना, यही वो बंदा है, हमें बॉस ने बता के भेजा था कि हमें क्या करना है, हमारे काम के अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर कियान खुश होते हुए सोच रहे होते, आज तो ये गैंगस्टर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, पक्का सी ये हेनरी बहुत ही पिटेगा। जिस दिन से मैं पिटा हूँ होटल के अंदर सभी लोग यही बोलते हैं पिट के आया था, आज इसके पिटने के बाद में मेरा नाम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तभी अपने घुटनों पे आते हुए सारे गैंगस्टर बोल रहे होते, लॉर्ड हेनरी हमसे भीख मांग रहे हैं, प्लीज हम सभी लोगों को माफ कर दीजिए। आपने जो हम लोगों से पैसे मंगाए थे ना हम उसको लेके आ गए हैं, ये पूरे के पूरे 100 मिलियन है। हम लोगों ने जितना भी खाना यहाँ पे खाया था ना उसके ऊपर 4 गुना इंटरेस्ट लगा के आपको पैसा वापस कर रहे हैं, प्लीज को एक्सेप्ट कर लीजिए और हम गरीबों को माफ कर दीजिए। तभी चेक को लेते हुए हेनरी बोल रहा होता है, मिस्टर कियान देखिए मेरा आधा काम खत्म हो गया। शॉक्ड होते हुए मिस्टर कियान बोल रहे होते, सच में ये तो 100 मिलियन है, पर इन लोगों ने तो यहाँ पे खाना सिर्फ और सिर्फ 25 मिलियन का खाया था। आखिर ये हेनरी है कौन?
जिसे डर के ये लोग इतना पैसा वापस कर रहे हैं। गैंगस्टर बोल रहा होता है, मास्टर हेनरी हमें पता है कि आपका दिल बहुत ही बड़ा है, हम जैसे किलो को मार के आप अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहेंगे, तो क्या हम यहाँ जा सकते हैं। हेनरी बोल रहा होता है ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो। फिर वहाँ पे जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो दौड़ते वहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टर कियान सोच रहे होते इस बंदे ने काम के पहले ही दिन ही मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। यहाँ पे सभी के बीच मैंने अपना रुतबा बनाने के लिए कितने सारे झूठ बोले थे, पर एक ही दिन में वो सारा का सारा पानी हो गया। कैसे भी करके मुझे इस बंदे को काम से निकलवाना होगा, वरना जल्दी यहाँ पे मेरा काम करने का टाइम खत्म हो जाएगा। मिस्टर कियान बोल रहे होते आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। शैनलो वाले के जो अकाउंट थे वो मैं खुद ही क्लोज कर दूंगा। किसी को भी ये मत बताना कि हेनरी ने हमें पैसे निकलवाए हैं। ये सारा काम किसने किया है? द ग्रेट मिस्टर कियान ने। सारे बंदे बोल रहे होते हाँ मैनेजर हम समझ गए। जब हेनरी अपने डेस्क पे बैठा होता है तभी उसके पास में एक बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है हेनरी तुम्हें इस कंपनी से फायर किया जा रहा है, ये लो तुम्हारी आज की सैलरी, आज के बाद तुम्हें इस कंपनी में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। हेनरी बोल रहा होता है देखो मुझे इस जॉब से वैसे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वैसे क्या तुम अपने बॉस को सबको एक्सप्लेन कर दोगे। वो बंदा बोल रहा होता है देखो वैसे तुम्हें फायर करने का हमारे पास में कोई भी रीजन नहीं था, तुमने तो सैनलोंग से पैसे भी निकलवाया था जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, पर यहाँ पे कंपनी में सभी को ये बात पता है कि तुम्हें बॉस बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। अगर तुम्हें बाहर भी निकाल देते हैं ना तो पूछेंगे भी नहीं कि तुम्हें बाहर क्यों निकाला गया। इस कंपनी का हमेशा से रूल रहा है कि जो भी बंदा टैलेंटेड होता है ना उसे काम नहीं मिलता, बल्कि काम उसे मिलता है जो कि सीनियर्स की वैल्यू करता है। वहाँ जाते हुए हेनरी सोच रहा होता है कियारा के पास में जो छोटा सा रेस्टोरेंट है ना इसके अंदर काम करने वाला एक भी स्टाफ रिलायबल नहीं है। अभी तो ये पहली वो कंपनी है जिसको मैंने देखा है और यहाँ का हर एक स्टाफ इतना बेकार है। लगता है यही वो रीजन है इसकी वजह से रंडानी फैमिली जिसके पास में इतना अच्छा बैकग्राउंड है फिर भी वो ग्रो नहीं कर पाती। पॉलिटिक्स में तो इन लोगों ने बहुत ही शानदार दिमाग लगा रखा है, लेकिन इनका दिमाग बिजनेस में नहीं चलता। जब हेनरी अपने घर जा ही रहा होता है तभी उसके पास से एक कार गुजरती है जिसके अंदर फेंगी के साथ में एक बंदा बैठा होता है। हेनरी सोच रहा होता है इस कार के अंदर जो लड़की बैठी हुई थी वो तो फेंगी थी ना, मैंने देखा कि उसके साथ में एक बंदा था जिसने कि बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं कर रखा था। वहीं देखने में फेंगी काफी नशे में लग रही थी। ट्रेडिशनल मानहुआ के हिसाब से इस वक्त मेरी वाइफ की दोस्त खतरे में है और क्योंकि मेरी वाइफ की क्लोज फ्रेंड है इसी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको बचाऊं। अगर इसे कुछ भी हो गया तो कियारा काफी ज्यादा दुखी हो जाएगी और उसके दुखी होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो काफी तेजी से फैलेगा। तो अब लगता है कियारा के लिए मुझे इसको बचाना ही पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हमें एक विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगी एक कार आके रुकती है। बेड पे लेटी हुई फेंगी बोल रही होती है मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मुझे काफी गर्मी लग रही है और मुझे सही से कुछ भी नहीं दिख रहा। वहीं पे उसके साथ वाला बंदा बोल रहा होता है सब कुछ तैयार है ना। कैमरामैन बोल रहा होता है कमांडर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पूरे मार्केट के अंदर ना ये सबसे बेस्ट कैमरा है, आप यहाँ पे जो भी कुछ करने वाले हैं उसकी बहुत ही कमाल की वीडियो बनेगी। कमांडर चैंग बोल रहा होता है ठीक है फिर मुझसे वेट नहीं हो रहा, चलो अपने काम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हेनरी आते हुए कैमरामैन को लात मार देता है। कमांडर चैन सोच रहा होता है अब यहाँ पे कौन आ गया, तभी वो नोटिस करता है हेनरी को जो कि बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है। चैन बोल रहा होता है दोस्त देखो तुम्हें जो दिखने में लग रहा है ना मैं वो नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ पे मिस फेंगी को योगा करवा रहा था, मैं एक बहुत ही फेमस योगा टीचर हूँ, शायद से तुम मुझे जानते ही होगे। तभी हेनरी उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं जो कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। फिर हेनरी अपना कोट उतारते हुए फेंगी को उसे ढक देता है। फेंगी बोल रही होती है मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। हेनरी सोच रहा होता है इसे काफी पसीना हो रहा है, मैं इसे पसीने को साफ कर देता हूँ वरना यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी शर्ट खराब हो जाएगी। लेकिन तभी जो फेंगी होती है वो हेनरी को पकड़ लेती है। फेंगी बोल रही होती है मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी हेनरी को धक्का देते हुए बोल रहा होता है होश में आ जाओ चुड़ैल, तुम क्या चाहते हो कि मेरी वाइफ से मेरा डिवोर्स हो जाए। हेनरी बोल रहा होता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका घर कहाँ पे है और ना ही ये लड़की अभी इस कंडीशन में है कि बता सके कि इसका घर कहाँ पे है, क्या मैं इसको किराए घर पे लेके चला जाऊँ। वैसे इसको इस कंडीशन में लेके तो कहीं भी जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पर मैं यहाँ पे वेट भी नहीं कर सकता। सीन चेंज होता है, हमें 20 मिनट बाद रंडानी फैमिली के विला का सीन दिखाया जाता है। हेनरी सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है ये खिड़की खुली हुई थी, अभी मेन हॉल के अंदर तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं इसको वहाँ से लेके आता तो मुझे बहुत ही जूते पड़ते। मैं मौका पाते ही कियारा को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। तभी जो फेंगी होती है उसको होश आना स्टार्ट हो जाता है। फेंगी बोल रही होती है आखिर मैं कहाँ हूँ। वही मेन हॉल के अंदर हम देखते हैं कांटी बोल रही होती है आखिर हम इस चीज को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, हमें कियारा का डिवोर्स कर देना चाहिए, जो यंग मास्टर पित्तल है ना उसके लिए काफी अच्छा रहेंगे। कियारा बोल रही होती है आखिर आप लोग यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो, जो हेनरी है ना वो पहले से काफी बदल चुका है, मैंने उसको देखा है, वो काम को लेके काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो चुका है और आपको पता है उसने ना आज ही हमारी कंपनी को ज्वाइन भी करा है। हंसते हुए चुआन बोल रहा होता है कियारा क्या तुम्हारे मेंस को लेके स्टैंडर्ड इतने गिरे हुए हैं,
क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम इस सिटी की नंबर 1 ब्यूटी हो? एक ऐसा बना जो कि तुम्हारे लिए काम करने के लिए भी तैयार है, तुम्हें साथ में कैसे रह सकती हो? कल को तो वो तुम्हारे लिए भीख मांगने के लिए भी तैयार हो जाएगा, तो फिर क्या तुम उसके साथ में बैठ कर भीख मांगोगी? आंटी बोल रही होती है, चुआन तुम्हें इस फैमिली के सनी लोग के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर वैसे तुम बोल भी तो सही रहे हो, सच में वो हेनरी तो बहुत ही बेकार है। कियारा सोच रही होती है यहाँ पे सभी लोगों ने अपने डिसीजन तो थोप दिए, लेकिन क्या इस चीज के लिए हेनरी मानेगा? ग्रैंडमा जून बोल रही होती है, देखो मुझे यहाँ पे ज्यादा बातें घुमा के बातें करने की आदत नहीं है, मैं यहाँ पे सभी को सच्चाई बता रही हूँ कि आखिर हम लोग यहाँ पे इस शादी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। कियारा, मैंने सभी के सामने अनाउंस कर दिया कि तुम हमारी रंडानी फैमिली का फ्यूचर हो, और अगर तुम यंग मास्टर पिता से शादी कर लेती हो तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। हो सकता है कि तुम हमारे लिए नई नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो, और तुम्हें देख के तो ऐसा लगता भी नहीं कि तुम्हें उस हेनरी से कोई फर्क भी पड़ता होगा। कियारा बोल रही होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। जब कियारा कुछ बोलने ही वाली होती है तभी पीछे फेंगी चलाते हुए बोल रही होती है, कमीने हेनरी तू एक बहुत ही बड़ा बीस्ट है। सभी लोग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर आवाज कहाँ से आई? सीढ़ियों में भागते हुए फेंगी बोल रही होती है, हेनरी आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? वही हेनरी सोच रहा होता है, मैं तो चला था सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ मेरे ऊपर ही आ गया। कियारा बोल रही होती है, फेंगी आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ और तुम ऐसी हालत में क्यों हो? रोते हुए फेंगी बोल रही होती है, जब आज मैं गैराज में गई थी ना तो मैं बेहोश हो गई, और जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने ये बीस्ट था। अच्छी बात तो ये है कि वक्त मेरी आंखें खुल गई, वरना पता नहीं ये बीस्ट मेरे साथ में क्या करता। सभी लोग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते, क्या हेनरी ने ये सब करने का ट्राई किया है? ग्रैंडमा जून बोल रही होती है, फेंगी तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पे क्या बोल रही हो? तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेनरी ही नहीं बल्कि अपना कैरेक्टर भी उछाल रही हो, तो यहाँ पे कुछ भी झूठ मत बोलना। फेंगी बोल रही होती है, ग्रैंडमा क्या आपको लगता है कि मैं आपको ऐसी चीज के बारे में झूठ बोलूंगी? तभी कियारा हेनरी को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है, मैं तो तुम्हें इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो एक एनिमल निकले। हेनरी बोल रहा होता है, कियारा क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल ही बिलीव नहीं है? चुआन बोल रहा होता है, हेनरी तुमने हमारी रंडानी फैमिली की काफी बेइज्जती करा दी, तुमने जो फेंगी के साथ में करने का ट्राई किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। जैसे ही चुआन हेनरी को मारने वाला होता है, हेनरी तो थप्पड़ मार देता है। चुआन बोल रहा होता है, बीस्ट कह के तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ग्रैंडमा जून बोल रहे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अंदर आओ, इस बीस्ट को बाहर फेंको। हेनरी सोच रहा होता है, कियारा हम लोग काफी लंबे टाइम से साथ में है, मैं मानता हूँ कि मैंने खुद अपना कैरेक्टर बहुत ही कच्चा शो किया है, लेकिन मैंने ऐसी वैसी आज तक कोई भी हरकत नहीं करी, क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है? फिर वहाँ जाते हुए हेनरी बोल रहा होता है, जिस घर में किसी को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है उस घर में मुझे नहीं रहना। वहाँ पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते, देखो उस कमीने हेनरी ने आज कैसी हरकत करी, हमें तो पहले से ही पता था कि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, आखिर हमारी रंडानी फैमिली में रहते हुए इतना घटिया कैसे हो सकता है? कियारा बोल रही होती है, फेंगी रो मत, मैं पता लगा ही रहूंगी कि आखिर रियलिटी में हुआ क्या था, जिसने भी तुम्हारे साथ में गलत किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, अगर सच में ये सब हेनरी ने किया होगा ना तो वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। फेंगी बोल रही होती है, कियारा आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सब कुछ करने वाला हेनरी ही है, पर तुम तो यहाँ पे ऐसे बोल रही हो जैसे कि हेनरी ने यहाँ पे कुछ किया ही ना हो। इतने घटिया इंसान के भी तुम तारीफदारी कैसे कर सकती हो? कियारा बोल रही होती है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन हम बिना एविडेंस से किसी के ऊपर ब्लेम भी तो नहीं कर सकते ना। तभी वहाँ पे कोई दौड़ते हुए आता है और बोल रहा होता है, मिस ये तो काफी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे हो। फेंगी बोल रही होती है, जियाओली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जियाओली बोल रहा होता है, जो मिस कियारा के हस्बैंड है ना, मुझे उन्हें कार से एक कैमरा मिला है, इसमें जो भी फुटेज है उन सभी को देख के आप लोग काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाओगे। फिर वहाँ पे जियाओली ने वीडियो को प्ले कर दिया होता है। जियाओली बोल रहा होता है, मिस आप इस विला के ऊपर ध्यान दीजिए, ये विला तो हमारे सिटी के चैनजू का है। वीडियो के अंदर चैनजून बोल रहा होता है, कैमरामैन सबको सही तरीके से शूट करना, हर एक डिटेल क्लियरली आनी चाहिए। कियारा और फेंगी बोल रही होती है, तो फिर यहाँ पे ये सब कुछ चैनजून कर रहा था। तभी वीडियो के अंदर एंट्री मारता है हमारा हीरो हेनरी, और वो एंट्री मारते ही सभी लोग को पीट देता है, और वो फेंगी को बचा के वहाँ जाने लगता है। रोते हुए कियारा बोल रही होते है, यहाँ पे हेनरी ने तुम्हें बचाया था, लेकिन उसके बदले में हमने उसके साथ में क्या किया? दौड़ते हुए कियारा सोच रही होती है, मैंने तो हेनरी की बात तक नहीं सुनी थी, वो कुछ बताना चाह रहा था लेकिन मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, आखिर वो अभी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मुझे कैसे भी करके उसको मनाना होगा। वहीं विला के बाहर हम देखते हैं हेनरी को जो कि चलते हुए जा रहा होता है। तभी वहाँ पे हाँकते हुए कियारा बोलती है, हेनरी रुक जाओ, मुझे सारी रियलिटी पता चल चुकी है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, प्लीज तुम घर को छोड़ के मत जाओ। हेनरी बोल रहा होता है, अच्छा कैसी बात है, तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कंपनसेट कैसे करोगी? तुम्हारे चाटे में ना काफी दम था, मेरा तो गाल अभी तक दुख रहा है। कियारा बोल रही होती है, मैं तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पे कर दूंगी, और तुम जो भी बोलोगे ना मैं वो करूंगी, बस तुम प्लीज मेरे साथ में घर चलो। हेनरी बोल रहा होता है, तो तुमने काफी ज्यादा फायदे की बात करी है। आगे हमें अगले दिन फार्मर्स मार्केट का सीन दिखाया जाता है। जब हेनरी सब्जियां खरीद रहा होता है तभी उसके फोन के ऊपर एलेक्स का कॉल आता है। एलेक्स बोल रहा होता है, बॉस हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है कि सिस्टर इन लोग को मारने के लिए कुछ किलर्स आ रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूं।
सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कियारा को जो कि अपनी कंपनी से बाहर निकल रही होती है। तभी उसके सामने हेनरी आ जाता है। कियारा सोच रही होती है कि आज हेनरी कंपनी आया है, नॉर्मली तो यहाँ पे कभी नहीं आता। हेनरी बोल रहा होता है कियारा तुम देख सकते हो कि मेरे पास में अब कोई भी जॉब नहीं है, इसी वजह से मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे ज्यादा नहीं सिर्फ 500 युआन ही चाहिए। हेनरी सोच रहा होता है कियारा के साथ में जो ये नई लड़की है ना, लगता है ये इसकी बॉडीगार्ड है। लगता है कि रंडानी फैमिली को पता चल चुका है कि कियारा की जान खतरे में है। कियारा सोच रही होती है मैंने कितनी मुश्किल से हेनरी के लिए एक जॉब ढूंढी थी, मुझे लगा था कि इसको वहाँ पे काम करने में बहुत ही मजा आएगा, लेकिन ये तो काम के पहले ही दिन रिजाइन देके वापस आ गया। मुझे तो ये कहने का ही काफी रिग्रेट हो रहा है कि मैं हेनरी के लिए कुछ भी करूंगी। तभी कियारा हेनरी को पैसे देते हुए बोल रही होती है ये लो तुम्हारे पैसे। हाँ, एक चीज याद रखना, कभी भी कंपनी आते वक्त ना ऐसे कपड़े मत पहनना, ये दिखने में काफी अजीब लगते हैं। हेनरी बोल रहा होता है सच में तुम तो सबसे बेस्ट हो। वैसे अभी लंच का टाइम हो रखा है तो फिर क्या तुम घर जा रही थी? अगर ऐसे ही बात है तो तुम मुझे भी घर छोड़ दो। कियारा बोल रही होती है माफ करना लेकिन मेरे टॉर्चर कार के अंदर स्पेस नहीं है। बॉडीगार्ड बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो हम मेरी कार ले लेते हैं, मेरी कार के अंदर सभी लोग आराम से आ जाएंगे। कार में बैठते हुए हेनरी बोल रहा होता है ब्यूटी मुझे राइड देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या तुम कंपनी के अंदर नई एम्प्लॉय हो? मेरे पास ना दिन भर कोई काम नहीं होता, इसी वजह से मैं गिनता रहता कोई कंपनी में कौन आया और कौन गया। मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा था, इसी वजह से पूछ लिया। तभी जो वहाँ पे बॉडीगार्ड होती है वो गाड़ी को रोक देती है। हेनरी बोल रहा होता है क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? हॉर्न बजाते हुए बॉडीगार्ड बोल रही होती है हमारे सामने ये वैन क्या कर रही है? कियारा बोल रही होती है जो वैन है ना इसने हमारे विला के रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, जब तक ये हटेगा नहीं हम जा नहीं पाएंगे। बॉडीगार्ड बोल रही होती है मिस कियारा मुझे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, जब तक मैं ना बोलूं अब कार से मत उतरना, मैं देख के आती हूँ क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे ही बॉडीगार्ड अपने कार से उतरती है तभी वैन से काफी सारे बंदे उतर जाते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है प्यारी लड़की तुम साइड में हट जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, जो लड़की कार के अंदर बैठी हुई है ना हम उसे मारने के लिए आए हैं। बॉडीगार्ड बोल रही होती है तुम 2-4 बंदे मिस को मारोगे। तभी वो किलर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आए तो हम एक इंसान को मारने के लिए थे, लेकिन अब लगता है कि 2 इंसान को मारना होगा। लेकिन तभी बॉडीगार्ड उसके अटैक को डॉज करते उसको वहीं पटक देती है। पीछे मुड़ते हुए कियारा बोल रही होती है हेनरी क्या तुम ठीक हो? फटाफट से पुलिस को कॉल करो। लेकिन तभी वो कहती है आखिर हेनरी कहाँ गया? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हेनरी को जो कि घर पे आ गया होता है। हेनरी बोल रहा होता है देखो ये सारा ड्रामा क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है कि तुम अंदर ही छुपे हुए हो। तभी वो किलर सामने आते हुए बोल रहा होता है लड़के लगता है कि तुम्हारे पास में काफी कमाल की स्किल है, वरना मेरे प्रेजेंस को फील करना कोई हल्की बात नहीं है। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आखिर हेनरी ने कैसे पता किया कि किलर घर में ही है। इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।